गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ये आपका लास्ट पार्ट होगा चैप्टर 2 ब्रिटिश पावर इन इंडिया क्लास 8 का। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन एंड आउटसाइड इंडिया और सेटिंग ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, फिर एवल्यूएशन ऑफ पेंशन एंड टाइटल्स, कंपनी आर्मी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। ये कुछ प्रमुख टॉपिक्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका ये लास्ट पार्ट। तो देखिए 1830 में कंपनी को अगर हम बात करते हैं तो कंपनी को ये फियर लगा कि रशिया है जो अपना एक्सपेंड एशिया में फैला रहा है, ठीक है। और जो ब्रिटिश कंपनी था उसको लगा कि उसका एक्सटेंशन कहीं ना कहीं इंडिया तक पहुंच ना जाए, क्योंकि ये रशिया का जो एक्सपेंशन था उनको लगा कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक इंडिया का पहुंच चुका है जो कि सिंध था, ठीक है। तो इसके लिए ब्रिटिशर्स ने एक लंबा युद्ध लड़ा अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के पास, जो कि युद्ध चला था 1838 से 1842 तक। और इस युद्ध में ब्रिटिशर्स ने अफ़गानिस्तान को जीत लिया था और वहाँ पर उन्होंने अपनी इनडायरेक्ट रूल को इस्टेब्लिश किया, ठीक है। अब इसके बाद जो कि सिंध था जिस पर ब्रिटिशर्स ने यानी कंपनी ने अपने यहाँ कब्जा कर लिया 1843 ईस्वी तक, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र दिलीप सिंह ने जो सिख स्टेट था भारत में उसका चार्ज वो लिए। चार्ज लेना मतलब वो राजा बने दिलीप सिंह, ठीक है। इस दौरान 2 लंबा युद्ध लड़ा गया, ठीक है, सिखों के साथ अंग्रेज़ों का, ठीक है। 1849 में आखिरकार पंजाब पर अंग्रेज़ों ने अपनी शक्ति और संप्रभुता अपनी प्रभुता स्थापित कर दी, यानी इस तरह से कंपनी टेरिटरी का विस्तार पंजाब तक हो गया, ठीक है। और दिलीप सिंह को कंपनी ने हटा दिया सत्ता पर से, जो कि महाराजा रंजीत सिंह के पुत्र थे, और उनको पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया दिलीप सिंह को, ठीक है। इसके बाद अंग्रेज़ों ने जो बर्मा, जिसको हम लोग कोस्टल, जिसको आज हम लोग म्यांमार के नाम से भी जानते हैं, बर्मा के कोस्टल एरिया में इन्होंने अपना एक्सपेंशन किया और इस तरह से अंग्रेज़ों ने बर्मा पर भी कब्जा कर लिया 1852 ईस्वी तक। और इस तरह से ब्रिटिश टेरिटरी का विस्तार अंग्रेज़ों ने भारत के साथ साथ भारत के आसपास के देशों तक भी कर लिया था। यानी अगर हम बात करते हैं तो अंग्रेज़ों ने अफ़गानिस्तान, सिंध, बर्मा आदि भारत के पड़ोसी देशों पर अपना अधिकार जमा लिया था। इसके पहले हम लोगों ने गोरखा के बारे में पढ़ा था, नेपाल के बारे में पढ़ा था जिस पर अंग्रेज़ों ने कब्जा किया था। अब देखिए, अब अंग्रेज़ों की इस विस्तारवादी नीति में किसका सबसे बड़ा योगदान था? तो अंग्रेज़ों की इस विस्तारवादी नीति में लॉर्ड डलहौजी का योगदान सबसे बड़ा था। लॉर्ड डलहौजी ने अलग अलग ट्रिक्स अपनाकर, षड्यंत्र रचकर भारत के विभिन्न राजाओं के संपत्तियों को और उनके स्टेट को अपने कब्जे में लिया था, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी अपना विस्तारवादी नीति के लिए जाना जाता है, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के प्रयासों के कारण ही भारत में अंग्रेज़ों का क्विक एक्सपेंशन हुआ, मतलब तेज़ी से अंग्रेज़ों ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया। लगभग 19वीं शताब्दी में लॉर्ड डलहौजी ने विभिन्न प्रकार के ट्रिक्स को अपनाकर भारत के अधिकांश भागों पर ब्रिटिश कंपनी यानी कंपनी का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन फैला दिया था। ये फिगर जो आप देख रहे हैं, ये फिगर आपका किसका है? लॉर्ड डलहौजी का। अब हम बात करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, जो कि एक फेमस षड्यंत्र था अंग्रेज़ों का भारत के खिलाफ। अब क्या था डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के जन्मदाता किनको माना गया? लॉर्ड डलहौजी को, ठीक है। इसके अनुसार क्या था, अगर कोई डिपेंडेंट स्टेट है, ठीक है, अगर उसका रूलर यानी उसका शासक मर जाता है, अब यानी बिना उसके पुत्र के, यानी अगर वो संतानहीन हो, उसका कोई बच्चा ना हो, ठीक है, अपना कोई बच्चा ना हो, ठीक है, तो वो स्टेट डायरेक्ट किसके हाथों में चला जाएगा? अंग्रेज़ों के हाथों में।
ये था आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, ठीक है। और साथ ही साथ इस पॉलिसी के तहत अंग्रेज़ों ने ये कोशिश किया था कि कोई भी राजा अगर उसका पुत्र नहीं है तो कोई भी राजा एडॉप्टेशन पॉलिसी को अपना नहीं सकता, यानी अपने दूसरे के बच्चे को गोद लेकर उसको राजा नहीं बना सकता है, ठीक है। इस पॉलिसी के तहत अंग्रेज़ों ने सतारा 1854 ईस्वी में, संबलपुर 1849 ईस्वी में, उदयपुर 1952 ईस्वी में, नागपुर 1853 ईस्वी में, झांसी 1854 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स का प्रयोग करके इनको अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया, इन पर कब्जा कर लिया। ये एक तरह से विस्तारवादी पॉलिसी थी जो मुख्यतः लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ईजाद की गई थी। अब हम बात करेंगे एबुलिएशन ऑफ पेंशन एंड टाइटल्स। किसका बात करेंगे? एबुलिएशन ऑफ पेंशन एंड टाइटल्स क्या था वो जानेंगे, ठीक है। देखिए, इस पॉलिसी के तहत जो भी टाइटल्स और पेंशन मिल रहा था राजाओं के बाल बच्चे को या छोटे छोटे जो राजा थे, छोटे छोटे इंडियन रूलर थे, जिस पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था, उस क्षेत्र के राजाओं को अंग्रेज़ों ने पहले पेंशन दिया था, लेकिन बाद में इन्होंने एक एक्ट लाकर इस पेंशन और टाइटल्स को ख़त्म कर दिया, ठीक है। इसके साथ ही तंजौर, कर्नाटक, ठीक है, तो ये सभी स्टेट को अंग्रेज़ों ने सबसे पहले इस पॉलिसी के तहत लाया। फिर नाना साहेब बाजीराव द्वितीय जो कि एडॉप्टेड सन थे, नाना साहेब बाजीराव द्वितीय का, ठीक है, उन्होंने इस पॉलिसी का विरोध किया, ठीक है। सिक्किम जो कि 1850 ईस्वी में का भाग था, 1850 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने इस पर कब्जा किया। बिरार, हैदराबाद, अवध, ठीक है, ये सभी राज्यों पर अंग्रेज़ों ने इसी पॉलिसीज़ का प्रयोग करके कब्जा कर लिया। कहने का अर्थ है कि जैसे कि अगर कोई राज्य पर अंग्रेज कब्जा करते थे तो अगर कोई छोटा राजा होता था या राजा का पुत्र होता था या वह अडॉप्टेड सन होता था तो अंग्रेज उसको ना तो पेंशन देते थे और ना कोई उपाधि से सम्मानित करते थे। तो मतलब राजा के पुत्र को राजा मानने से अंग्रेज इनकार कर देते थे और इस पर पॉलिसी का प्रयोग करके अंग्रेज उन राज्यों को अपने कब्जे में ले लेते थे। यही था आपका एबोलिएशन ऑफ पेंशन्स एंड टाइटल्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेटिंग अप ऑफ ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। देखिए, वारेन हेस्टिंग्स जो कि गवर्नर जनरल रहा था भारत का 1773 से लेके 1785 ईस्वी में, ठीक है, इन्होंने अंग्रेज कंपनी के शक्ति विस्तार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। इसके लिए इसने प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया था। क्या किया था वारेन हेस्टिंग्स ने? तो कंपनी का क्षेत्र को इसने विभाजित कर दिया था प्रेसिडेंसी के रूप में, ठीक है। यहाँ पर कितने प्रेसिडेंसी थे? तो मुख्यतः 3 प्रेसिडेंसी थे। कौन कौन प्रेसिडेंसी थे? तो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ठीक है। और प्रत्येक प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर होता था, ठीक है, और जो गवर्नर जनरल होता था वो सुप्रीम हेड होता था। मतलब जैसे आज के समय में राष्ट्रपति सुप्रीम हेड होता है ना, उसी तरह से गवर्नर जनरल तीनों प्रेसिडेंसी का सुप्रीम होता था, ठीक है। तो उस समय कौन था गवर्नर जनरल? तो वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। तो देखिए, वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल था जिन्होंने भारत में अंग्रेज कंपनी शासन में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। देखिए, इसने जस्टिस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। जस्टिस सिस्टम में क्या था? तो जितने भी ज़िले थे वहाँ पर 2 कोर्ट की स्थापना की गई थी। पहला था एक क्रिमिनल कोर्ट जिसको फौजदारी अदालत कहते थे और दूसरा था सिविल कोर्ट जिसको दीवानी अदालत कहते थे। इसके अलावा मौलवी और हिंदू पंडित होते थे जो इनको मुख्यतः इनको देख रेख करते थे और इन पर फैसले लेते थे, ठीक है। जो क्रिमिनल कोर्ट होते थे वो होते थे काजी के अंदर होते थे और मुफ्ती के अंदर होते थे, लेकिन क्रिमिनल कोर्ट का जो सुपरविज़न होता था यानी उसको जो देख रेख होता था कि उस पर मुख्य नज़र रखा जाता था कलेक्टर के द्वारा। अब कलेक्टर कौन होता था? तो कलेक्टर जैसे आज के समय में डीएम है ना, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, प्रत्येक जिला में होता है,
उसी तरह से अंग्रेज़ों के समय में कलेक्टर होता था प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का हेड, ठीक है, और सभी चीज़ में इसी की बातें सुनी जाती थी, ठीक है। तो देखिए कलेक्टर का काम क्या था अकॉर्डिंग टू वारेन हेस्टिंग्स, तो वो टैक्स कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, रेवेन्यू के लिए था, साथ ही साथ जिला में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। इसके अलावा वो जज, पुलिस ऑफिसर और दरोगाओं को सहायता करता था। अब देखिए जैसे जैसे समय बीतता गया कलेक्ट्रेट और कलेक्टर की शक्ति में वृद्धि हुई, तो वृद्धि होने के साथ जो कलेक्ट्रेट था वो शक्ति का नया केंद्र के रूप में उभरा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इतना तक समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे द कंपनी आर्मी। तो देखिए कंपनी आर्मी जो कॉलोनियल रूल के समय भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उसके द्वारा कुछ नए आइडियाज़ लाए गए थे प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए, ठीक है, और इसके द्वारा जो मिलिट्री स्ट्रेंथ को में वृद्धि की गई थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सा पार्ट था, तो ट्रेडिशनल आर्मी क्या था, तो देखिए द ट्रेडिशनल आर्मी जो मुगल आर्मी था उसी को आधार बनाकर ट्रेडिशनल आर्मी का गठन किया गया था, ठीक है। जो ट्रेडिशनल आर्मी का जो गठन किया गया था उसमें मुख्यतः आपका होता था कैवेलरी जिसको हम लोग घुड़सवार भी कहते हैं, ठीक है। कैवेलरी में जो होता था, जो सैनिक होता था वो ट्रेंड सोल्जर होता था जो घोड़े के पीठ पर बैठकर अपना ड्यूटी निभाता था। दूसरा होता था इन्फेंट्री को हम लोग पैदल सैनिक भी कहते हैं, ठीक है। उनको मुख्यतः तीरंदाजी चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी, तलवार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी, ठीक है। तो देखिए जो कैवेलरी होता था वो मुग़ल आर्मी के अगर बात करते हैं तो मुग़ल आर्मी में कैवेलरी का बहुत अधिक ही महत्व था, वो आर्मी का एक प्रमुख भाग था, ठीक है। और उस समय मुगल्स का स्टेट के लिए कोई बड़ी लार्ज प्रोफेशनली आर्मी की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। और इनका जो आपका इन्फेंट्री था यानी पैदल सैनिक वो मतलब प्रशिक्षित सैनिक होता था, ठीक है। इसके अलावा जो रूरल एरिया होते थे वहाँ पर आपका आर्म पीजेंट होते थे, लोकल ज़मींदार होते थे, ठीक है। और ये मुख्यतः सप्लाई किया जाता था, इनको भेजा जाता था पैदल सैनिक के रूप में मुग़ल आर्मी में। तो ये ट्रेडिशनल आर्मी था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब फोर्स प्रोफेशनल आर्मी क्या हुआ, ये देखिए धीरे धीरे इस सेना में बदलाव आया, शासन व्यवस्था में बदलाव आया। 18वीं शताब्दी तक मुगल्स के बाद जो शासक बने भारत में जैसे कि अवध, बेनार, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि किसानों के अपने सेना में नियुक्ति देना शुरू किया और उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग देना शुरू किया, उनको प्रोफेशनल सोल्जर के रूप में अपनी सेना में शामिल किया। और इसी पॉलिसीज़ को फॉलो किया कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना आर्मी का गठन किया तो इसने भी वही जो वर्ड यूज़ किया जो भारत में यूज़ किया जाता था मुग़ल काल में या अवध काल में, सिपाही मुख्यतः पैदल सैनिकों को बोला जाता था, ठीक है, जिसका अर्थ होता था सोल्जर। तो इस तरह से अंग्रेज़ों ने भी भारतीय तरीका अपनाया सिपाहियों की नियुक्ति का, और इस तरह से प्रोफेशनल सोल्जर और आर्मी का गठन अंग्रेज़ों ने किया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये आपके चैप्टर का लास्ट भाग है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।